हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस 4 वीडियो में अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर हमने काफी डिटेलिंग से बात करी है। अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर ही आज की ये लास्ट में वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं, जिसमें कुछ और इंपोर्टेंट टर्म्स हम लोग ले रहे हैं। इन इंपोर्टेंट टर्म्स में रिसिप्ट्स को लेकर बात कर रहे हैं, और रिसिप्ट्स दो तरह की होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसी प्रकार से अपन एक्सपेंडिचर को लेकर इसी वीडियो में अपन बात करेंगे। ये भी दो कैटेगरी की होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। कुछ छोटी छोटी और टर्म्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बहुत उसका मीनिंग सिमिलर मीनिंग आपके कौन सा है। इनमें आपके एक्सपेंसेस हो गया, इनकम हो गया, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, गेन हो गया, इनको लेकर भी हम इस वीडियो के अंदर आज बात करने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूं कि अगर आप इसको कंप्लीट देखते हैं तो अकाउंटिंग टर्म्स को लेकर जो आगे बहुत आपके कौन सा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ये सारी कॉन्सेप्ट आपको कौन सा उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए कौन सा सॉल्यूशन के तौर पर काम आएगी। सो पूरी वीडियो को देखें, ढंग से देखें, सुने, समझें, और जितना भी कंटेंट मैंने दिया है उसको पैरेलल में रीड आउट करते हुए चलें, ताकि आप लोगों को कौन सा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए हर एक टर्म्स के एप्लीकेशंस को लेकर। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट्स को लेकर बात करते हैं कि भाई रिसिप्ट्स का मतलब क्या होता है। जनरली जो कॉमन वर्ड है रिसिप्ट्स, उसकी अगर अपन बात करें तो उसका मतलब है कि जो भी अपन को रिसीव्ड हो रहा है वो सब रिसिप्ट्स है। पर ये कॉमर्शियल टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो उसका मतलब क्या है। द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेलिंग ऑफ एसेट्स, गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड रिसिप्ट्स। अगर आपने बिजनेस के अंदर कोई एसेट सेल करी है, गुड्स सोल्ड किया है, या कोई सर्विस आपने प्रोवाइड करी है, उसके अगेंस्ट आपको कोई आपके कौन सा अमाउंट रिसीव होता है या रिसीवेबल है, फ्यूचर में रिसीव होगा, तो उस अमाउंट को यहां पर रिसिप्ट का हम लोगों ने नाम दिया है। रिसिप्ट में आइदर बी कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, ये दो कैटेगरी में हम इसको क्लासिफाइड करते हैं और उसकी बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें अपन इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है। द अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस एंटिटी फ्रॉम प्रोप्राइटर और पार्टनर्स एज ए कैपिटल, और मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और बाय रेजिंग आपके कौन सा लोन इज ए कैपिटल रिसिप्ट्स। देखो कैपिटल रिसिप्ट्स का की जो कैटेगरी है वो हमने किस रिसिप्ट्स को बोला है। ये वो रिसिप्ट्स हैं जो रेगुलरली रिसीव्ड नहीं होती हैं। सेकंड थिंग कि ये जो रिसिप्ट्स हैं ये ऑनर से कैपिटल के रूप में जो अमाउंट हमको रिसीव्ड हुआ है उसको हमने कैपिटल रिसिप्ट्स बोला है। कोई कंपनी अगर शेयर इशू करती है, डिवेंचर इशू करती है, या किसी प्रकार का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन लेती है, तो उससे जो अमाउंट लॉन्ग टर्म के लिए आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स है उससे आया हुआ फंड कंसर्न में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहता है, तो उसको अपन ने क्या नाम दिया है, कैपिटल रिसिप्ट्स का। तो ऑनर ने जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है या कंपनी ने शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके जो पैसा कलेक्ट किया है, वो सब कैपिटल रिसिप्ट्स की कैटेगरी में आता है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक लोन से अगर आपने लोन लिया है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट है। अब कैपिटल जो रिसिप्ट्स है वो सभी की सभी आप कहां दिखाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये किसी ना किसी प्रकार से लायबिलिटी को इंक्रीज करती है। क्योंकि जो पैसा आया है, जो रिसीव किया है आपने कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में, उसको फ्यूचर में आपको पे भी करना है। दैट्स वाई ये बिजनेस की लायबिलिटी है, और इसको बिजनेस की आपके कौन सा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के अंदर दिखाएंगे, और ये कैपिटल रिसिप्ट्स लायबिलिटी को इंक्रीज करती है। सो आपके कौन सा इसको बैलेंस शीट के कौन सा लायबिलिटी साइड में अपन शो करेंगे, जिसमें आपके कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स है, बैंक लोन है, ये सब लायबिलिटीज के एग्जांपल हैं। अब इसी में कैपिटल रिसिप्ट्स का एक और एग्जांपल है कि अगर आपने कंसर्न की फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है,
अगर सिमिलरली द मनी रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी बाय सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स like land, building, machinery, furniture, etc. It's also called capital receipts. अगर आपने बिजनेस की एसेट्स को सोल्ड किया है और उससे जो अमाउंट हमको रिसीव हुआ है वो भी बिजनेस की कैपिटल रिसिप्ट्स है। अब इस आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स के कारण से क्या होगा, बिजनेस की एसेट्स क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो एसेट साइड के अंदर कैपिटल रिसिप्ट अगर सेल आपके फिक्स्ड एसेट्स के सेल करने से हमको रिसीव हुई है तो वो बिजनेस की एसेट्स को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। और इसको कहां मेंशन करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर फिक्स्ड एसेट्स को रिड्यूस करके हम कौन सा बताएंगे। तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट्स है ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, यानी ये रोज रोज रिसीव नहीं होती है, ये कभी कभी रिसीव होती है, टाइम पीरियड में रिसीव होती है। इस कारण से इसको कौन सी कैटेगरी बोला गया, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब इसी में रिसिप्ट्स का जो सेकंड पार्ट है वो है आपके कौन सा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपके रिकरिंग नेचर की होती है। सबसे पहला पॉइंट पकड़ लें कि ये अगेन एंड अगेन रिपीटेटिव नेचर की होती है, लगातार रिसीव्ड होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो सबसे पहला पॉइंट इसके लिए जो आप पकड़ेंगे वो ये है कि ये रिकरिंग नेचर की होती है। सेकंड थिंग कि ये जो रेवेन्यू आपके कौन सा रिसिप्ट्स है वो डेली ऑपरेशन, जो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उस आपकी एक्टिविटी के दौरान हमको ये रिसीव होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर टू अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द बिजनेस एंटिटी और रिकरिंग आपके कौन सा, रेगुलर बेसिस फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ इस बिजनेस। जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है उसके अंदर अगर अमाउंट हमको रिसीव होता है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। अब ये बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी क्या है, बिजनेस हम किसके लिए कर रहे हैं, गुड सोल्ड करने के लिए। तो गुड सोल्ड करने से जो पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। अगर हमने कोई सर्विस प्रोवाइड करी है तो उससे पैसा आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। या किसी प्रकार की हमको और अगर इनकम रिसीव होती है तो वो सभी इनकम भी कौन सा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। इसके एग्जांपल्स में अपन कौन सा गुड सोल्ड करा है अपन ने वो ले लें, सर्विस रेंडर्ड करी उसके अगेंस्ट अपन को जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, ये जो डे रूटीन का पार्ट है, डेली ऑपरेशन के अंदर ये जो इनकम हमने रिसीव्स करी हैं ये सब कौन सी इनकम्स कहलाती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती हैं। इसको मैंने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करके आपको बताया है कि मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट आया वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। कमीशन और फी रिसीव्ड फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड, अगर आपने जो सर्विस दी उसके अगेंस्ट जो आपने फीस चार्ज करी है, कमीशन चार्ज किया है, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। इसी प्रकार से अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो वो भी रेगुलर बेसिस पर रिसीव होता है, दैट्स व्हाई वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर ऑफ कौन सा, रिकरिंग नेचर, ये रिपीटेटिव नेचर की होती है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यानी ये रेगुलर बेसिस पर हमको रिसीव होती है। इस कारण से इस रिसिप्ट्स को क्या नाम दिया, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब बात करते हैं कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड सेल्स रेवेन्यू एंड इट्स आपके क्रेडिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो रेवेन्यू रिसीव्ड है उसको भी हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करा। बिजनेस का जो मेन मोटिव है गुड्स सोल्ड करना, सर्विस रेंडर्ड करना, उससे जो इनकम आती है उसको अपन सेल्स रेवेन्यू बोलते हैं। और ये सेल्स रेवेन्यू हमारी बिजनेस की मेन इनकम है, दैट्स व्हाई इसको कहां पर क्रेडिट किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट किया जाएगा। तो याद रखना बिजनेस की जो मेन इनकम है वो सेल्स रेवेन्यू है और ये सेल्स रेवेन्यू को अपन कहां क्रेडिट करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। अब सेल्स रेवेन्यू के अलावा जितनी भी इनकम्स हैं वो सब आपके कौन सा, इनडायरेक्ट इनकम कहलाती हैं। और ये सब इनडायरेक्ट इनकम को अपन कहां पर शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। जैसे कमीशन रिसीव्ड किया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड किया है, डिविडेंड रिसीव्ड किया, रेंट रिसीव्ड किया, डिस्काउंट रिसीव्ड किया, तो ये सभी की सभी जो इनकम है वो मेन इनकम सेल्स के अदर देन है। तो इन सबको कहां पर मेंशन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन सा, क्रेडिट साइड में। अब इसी के अंदर नेक्स्ट देखते हैं अपन
एक्सपेंडिचर को लेकर बात करते हैं कि एक ये एक्सपेंडिचर जो वर्ड है इसका बहुत आपके कौन सा लार्ज मैनर में हम इसके मीनिंग को लेते हैं, तो इसको समझें कि इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। एक्सपेंडिचर का मतलब नॉर्मल केस में ये हो गया कि जो भी आपने खर्चा किया है बिजनेस में वो सभी का सभी एक्सपेंसेस, सभी के सभी एक्सपेंसेस को अगर अपन कुमुलेटिव आपके वर्ड में बोले तो वो एक्सपेंडिचर्स कहलाता है। पर फिर भी इसको समझते हैं क्या चीज है। मनी स्पेंड और लायबिलिटी इनकर्ड फ्रॉम आपके एक्वायरिंग गुड्स एंड सर्विस और एसेट्स इज कॉल्ड एन एक्सपेंडिचर। अगर आपने खर्चा करके या कोई लायबिलिटी क्रिएट करके गुड्स को रिसीव किया है, सर्विस को रिसीव किया है, तो उस केस में आपका जो एक्सपेंडिचर्स हुआ है, जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है, उसी को हमने क्या नाम दिया है, एक्सपेंडिचर। क्योंकि बिजनेस में अपन जो एक्सपेंडिचर करेंगे वो किसके लिए करेंगे, गुड्स को एक्वायर करने के लिए, सर्विस को एक्वायर करने के लिए, या यूं कहते हैं कि रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर्स करेंगे वो आपके एक्सपेंसेस को ही कुमुलेटिव मैनर में हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। इसके अंदर आप इसको एग्जांपल के रूप में अपन देखें, एन एक्सपेंडिचर इज अ पेमेंट फॉर बेनिफिट रिसीव्ड, पेमेंट ऑफ रेंट, सैलरी, परचेजेबल आपके गुड्स, परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा आर एग्जांपल ऑफ द एक्सपेंडिचर्स। आपने किसी भी चीज को रिसीव करने के लिए अगर अमाउंट पे किया है तो वो एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। अब जो एक्सपेंडिचर्स जो ये है उसको हम क्लासिफाइड करके समझें, क्योंकि बहुत बड़ा मीनिंग है इसका, बहुत बड़े मैनर में अपन समझते हैं। तो एक्सपेंडिचर्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब बात आती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या है, तो बहुत ध्यान से समझना। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या है, ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इनकर्ड by the organization for acquiring fixed assets are called capital expenditures. Purchase of computer, land, building, machinery, furniture, etc. तो जो बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए आपने जो अमाउंट दिया है वो सभी क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाता है। बिजनेस की जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसको अगर आपने परचेज किया है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, फिक्स्ड एसेट्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, या फिक्स्ड एसेट्स में ही और किसी प्रकार का आपने इंप्रूवमेंट किया है उसके लिए किया गया एक्सपेंडिचर्स भी क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाता है। अब इसके अंदर एक और चीज मैं यहां पर और जोड़ दूं, आपने पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया है कि अगर फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते समय या फिक्स्ड एसेट्स को बिजनेस प्रीमिसेस तक लाने के एक्सपेंडिचर्स, या बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स को के इंस्टॉलेशन के जो खर्चे हैं वो सभी भी कैपिटल नेचर के होते हैं। मान लो जयपुर से आपने कोई मशीन परचेज करी है और वो मशीन को आप बहुत हैवी मशीन है तो उसको आपके कई पार्ट्स में क्लासिफाइड करके उसको लाना पड़ेगा, खोलकर लाना पड़ेगा। तो उसके लाने का जो लॉजिस्टिक चार्ज है प्लस उसके इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है वो सारा का सारा एक्सपेंसेस उस मशीन की कॉस्ट का पार्ट है। तो उन एक्सपेंडिचर्स को रेवेन्यू एक्सपेंसेस मानने की बजाय कौन सा एक्सपेंडिचर्स मानेंगे, हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मानेंगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में मैंने क्या बताया, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स की आपकी परफॉर्मेंस को आपके कौन सा बेटर करने के लिए, या फिक्स्ड एसेट्स को और इंक्रीज करने के लिए अगर किया गया एक्सपेंडिचर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। और उसके परचेजिंग से रिलेटेड, उसको लाने से रिलेटेड, इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं उन एक्सपेंडिचर्स को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये तो बात हो गई कौन सा, फिक्स्ड एसेट्स को लेकर। अब इसी में एक और चीज समझ लें कि अगर आपने कौन सा फिक्स्ड एसेट्स को, क्या जो भी आप ये एक्सपेंडिचर्स करेंगे उसको मेंशन कहां करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर एसेट्स को इंक्रीज करके आप कौन सा ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को शो करेंगे। दिस एसेट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द एसेट साइड, दिस एसेट्स आर रिटर्न ऑफ इन द for of depreciation over the period
ऑफ देयर यूज इन द बिजनेस। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिक्स्ड एसेट्स आप शो करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में, उस पर आप डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे अकॉर्डिंग टू उसका पीरियड, जो भी आपने उसको यूज किया है या जितने भी टाइम तक वो आपके बिजनेस में रही है, उसके अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाएगा। और ये डेप्रीशिएशन को लेकर एक सेपरेट चैप्टर है, वहां डिटेलिंग से अपन समझेंगे क्या करते हैं, क्यों चार्ज करते हैं, क्या इसकी जरूरत है, ये सब वहां पर डिटेलिंग। पर अभी यहां समझ लें कि फिक्स्ड एसेट्स का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया है उसको बैलेंस शीट में शो करेंगे और फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर टाइम बेसिस पर, पीरियड की बेसिस पर डेप्रीशिएशन भी चार्ज किया जाता है। ये बस अभी केवल आपको याद रखना है। अब बात करते हैं अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का मतलब क्या है? ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर इंकर्ड इन द फर्म ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड and the benefit of which are also enjoyed in the same accounting period are termed as revenue expenditures. इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ सैलरी, रेंट, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या है? जैसे बिजनेस की डे रूटीन का पार्ट है, ये रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, इनको आप टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पर करते हैं और ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, डे रूटीन की एक्टिविटी का पार्ट है। जैसे अपन गुड्स परचेज कर रहे हैं, सर्विस अगर अपन ने किसी से ली है, उसके अगेंस्ट उसको पेमेंट किया है, तो ये सब रेवेन्यू नेचर का है, क्योंकि ऐसा काम हम रेगुलर बेसिस पर करते हैं। अगर हमने हमारा जो एम्प्लॉय है वो रेगुलर हमारे को सर्विस दे रहा है तो हम उसको रेगुलर सैलरी दे रहे हैं। अगर हमने कोई प्रीमिसेस रेंट पर लिया है, कंटिन्यूस हम उस आपकी कौन सा फैसिलिटी को इनकैश कर रहे हैं, तो पेमेंट के रूप में क्या देंगे अपन? रेंट पे करेंगे। अटैचमेंट का एक्सपेंडिचर रेगुलर कर रहे हैं, तो ये सब कौन से एक्सपेंडिचर्स हो गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। जो आपकी डे रूटीन का पार्ट है, ये हमारे सारे एक्सपेंडिचर्स को ही हमने क्या नाम दिया है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर डेबिटेड टू द एंटायर आपके कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर द नेचर। रेवेन्यू आपके एक्सपेंडिचर्स को भी हम दो कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं, उसमें है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कौन सा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको अपन कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अपन ट्रांसफर करेंगे। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं या जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये आपको कौन सा आगे की वीडियो में अपन देखेंगे। अभी केवल इतना याद रखें कि जो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं उनको भी अपन दो कैटेगरी में क्लासिफाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करने हैं डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहां पर शो करना है? डेबिट साइड में। देयर एक्सपेंडिचर डजंट एनहांस द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, सो दे आर नेवर शोन एज एसेट्स इन द कौन सा? बैलेंस शीट। देखो, रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंडिचर्स है वो डे रूटीन की एक्टिविटी का पार्ट है। उस एक्सपेंडिचर्स की वजह से बिजनेस की कोई आपकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज नहीं हो रही है, या आपकी कोई बिजनेस की एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रही है, या किसी प्रकार की लायबिलिटी आपके कौन सा इंक्रीज नहीं हो रही है। ये केवल डेली ऑपरेशन एक्टिविटी का पार्ट है। इसकी सर्विस या इसका बेनिफिट भी करंट अकाउंटिंग पीरियड में ही मिल रहा है, आगे लॉन्ग टर्म तक नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ऑल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर आल्सो टर्म एज एक्सपेंसेस। एक वर्ड और आ रहा है एक्सपेंसेस, तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अपन एक्सपेंसेस बोलते हैं, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और एक्सपेंसेस दोनों सेम ही है। एक्सपेंडिचर्स की दो कैटेगरी हो गई, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और यहां रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को अपन क्या नाम दे रहे हैं? एक्सपेंसेस। अभी ये आगे टर्म्स आएगी एक्सपेंसेस, उस वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की। तो इसको लेकर मैं अभी आगे और डिटेलिंग से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अपन ने समझा एक्सपेंडिचर्स दो कैटेगरी के, कौन कौन से? कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब इसमें अपन बात करते हैं, एक और कैटेगरी आती है एक्सपेंडिचर्स की, जिसको नाम दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या है?
इसको मैं पहले एसेट्स के अंदर भी समझा चुका हूं आप लोगों को। फिक्टिशियस एसेट्स पढ़ी थी अपन ने, ये उसी का एग्जाम्पल है जिसको नाम दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो ये एसेट्स की जब अपन ने कैटेगरीज पढ़ी थी तब अपन ने पढ़ा था फिक्टिशियस एसेट्स, तो वहां पर भी ये आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही मैंने समझाया था। अब इसको समझते हैं कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है क्या। If the benefit of revenue expenditures is likely to acquire to firm over a period of several years, such revenue expenditures termed as deferred revenue expenditures. अगर रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर्स लार्ज क्वांटिटी में कर दिया जाए और उसका बेनिफिट पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के साथ साथ आने वाले कई सालों तक बेनिफिट अपन को प्रोवाइड करे, तो ऐसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ही अपन ने क्या नाम दिया है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। इसको एक एग्जांपल के रूप में अपन देखें कि अगर किसी कंपनी ने अपने नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए ह्यूज अमाउंट आपके कौन सा एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया है, तो उस एक्सपेंडिचर्स का बेनिफिट कंपनी को कई साल तक मिलेगा। पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में के अलावा भी कई सालों तक उसको कौन सा उसका बेनिफिट मिलेगा। इस कारण से वो रेवेन्यू नेचर का जो एक्सपेंडिचर्स है उसी को अपन ने क्या नाम दिया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। अब उसको भी और माइन्यूटली समझते हैं कि पूरे एक्सपेंसेज को अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स नहीं बोलते हैं, किसको कहा जाएगा, एक एग्जाम्पल के रूप में अपन समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल आप लोगों को दे रखा है कि मारुति सुजुकी लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का अटैचमेंट एक्सपेंसेस किया क्योंकि वो मारुति डिजायर नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहते थे, और 50 लाख रुपए का जो एक्सपेंडिचर उन्होंने अटैचमेंट में किया है उसका बेनिफिट उनको कंपनी को 5 साल तक मिलेगा, ऐसा उन्होंने एज्यूम किया। अब बात आती है कि ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर्स है, पर लार्ज क्वांटिटी में कर दिया आपने, लार्ज अमाउंट में कर दिया, 50 लाख रुपए का एक साल में खर्चा कर दिया और उसका बेनिफिट 5 साल तक मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि इस एक्सपेंसेज का एलोकेशन इस 5 इयर्स के अंदर कर दिया जाएगा, यानी हर एक साल 1/5 एक्सपेंडिचर्स हम रेवेन्यू एक्सपेंसेज मानते हुए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज मानते हुए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड के अंदर शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 का 1/5 कितना होगा, 10 लाख रुपीज पर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एडजमेंट के रूप में आपको मेंशन करना है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो पहले साल 1/5 शेयर 50,000 का 10 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में मेंशन करेंगे एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, और 4/5 जो पार्ट है यानी 40,000 रिमेनिंग एक्सपेंडिचर्स वो बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में के रूप में। कहां पर, एसेट साइड में, फिक्टिशियस एसेट्स के रूप में। सो आपके नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 40,000 में से अगेन 10,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो रिमेनिंग 30,000 है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के रूप में अपन मेंशन करेंगे। तो हमने एक्चुअल में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स किसे कहा, हम उसको मान रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर के अंदर हम उसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहे हैं। एक्सपेंसेस के उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। तो मैं समझता हूं कि अब आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अब इसी के अंदर अपन एक और नेक्स्ट टर्म्स को देखें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के बाद। जैसा कि मैंने कहा था अभी, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स सर्विस फॉर सेलिंग पर्पस। अगर आपने गुड्स को सोल्ड करने के लिए, सर्विस रेंडर करने के लिए जो एक्सपेंसेस किया है, जो आपकी डे रूटीन की एक्टिविटी का पार्ट है, डे रूटीन का जो बिजनेस ऑपरेशन है, उसके अंदर आपने जो एक्सपेंसेस किया है उसी को अपन क्या नाम दे रहे हैं, एक्सपेंसेस। अभी आपने यही चीज समझी थी रेवेन्यू आपके कौन सा एक्सपेंडिचर्स के बारे में, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही क्या है, एक्सपेंसेस है। वही चीज मैं आप लोगों को यहां डिटेलिंग से बता रहा हूं
इसके क्या क्या अपन के एग्जाम्पल हो सकते हैं, वापिस से डिटेलिंग से देखें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं, आपके एक्सपेंसेस, यानी गुड्स को सोल्ड करने के लिए जितने भी एक्सपेंडिचर्स हम लोगों ने किए हैं उन सबको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंसेस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स दोनों ही क्या है, एक्सपेंसेस का एग्जांपल है। अमाउंट पेड फॉर जनरल बिजनेस एक्सपेंसेस सच एज सैलरी, रेंट, रेजिमेंट, स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंसेस की कैटेगरी का पार्ट है। अब इसमें एक चीज और समझ लें, अभी हमने पढ़ा था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में कि फिक्स एसेट्स के ऊपर पर ईयर डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू पीरियड। तो उस डेप्रीशिएशन को भी एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा, जबकि डेप्रीशिएशन लॉस है, पर वो एक्सपेंसेस की कैटेगरी में इसलिए है क्योंकि डेप्रीशिएशन रिकरिंग नेचर का है, हर एक साल आपको चार्ज करना है, और इस कारण से ये लॉस होते हुए भी इसको क्या अपन एज्यूम करते हैं, इसको एक्सपेंसेस के रूप में कौन सा ट्रीट किया जाता है। एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ आपके डेटर्स टुवर्ड्स बैड डेब्ट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स फॉर करंट ईयर इज आल्सो एन एक्सपेंसेस। इसी प्रकार से एक और लॉस का एग्जांपल दिया है कि डेटर्स में से जो पैसा रिसीव नहीं होता उसको अपन एज ए बैड डेब्ट्स के रूप में ट्रीट करते हैं। तो ये जो बैड डेब्ट्स है वो भी बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है। बैड डेब्ट्स के लिए अगर आपने प्रोविजन बनाया है तो वो दोनों के दोनों को भी हम एक्सपेंसेज मानते हैं, और उसके पीछे का रीजन केवल मात्र एक ही है कि ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पर होती है, यानी बिजनेस में कुछ ना कुछ अमाउंट रेगुलर डूबता ही है। इसलिए इस बैड डेब्ट्स को लॉस होते हुए भी किस कैटेगरी में रखा, एक्सपेंसेस की कैटेगरी में रखा। और इस बैड डेब्ट्स के लिए बिजनेसमैन रेगुलर बेसिस पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी आपके कौन सा क्रिएट करता है, इस कारण से इसको एक्सपेंस की कैटेगरी में रखा। द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज चार्ज डेबिटेड टू द कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट, व्हाइल ऑल अदर एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको अभी समझाया था कि एक्सपेंसेस को हम दो कैटेगरी में अपन क्लासिफाइड करेंगे, एक होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होगा कौन सा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको ट्रेडिंग के डेबिट साइड में अपन मेंशन करेंगे, और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसको कहां पर मेंशन किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। देखो इन सारी चीजों के और बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सारे मीनिंग हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, पर आप लोगों की अभी बिल्कुल अर्ली बर्ड्स की तरह स्टेज पर हैं। आपको अभी थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में समझना है, और धीरे धीरे फिर इनकी डेप्थ को कौन सा हम इंक्रीज करेंगे, टाइम टू टाइम, टॉपिक टू टॉपिक। इसलिए अभी ज्यादा डिटेलिंग पर जाने की जरूरत नहीं है। जितना कंटेंट मैंने आप लोगों को अभी समझाया है ये मोर देन सफिशिएंट है कि आप 11th का स्टैंडर्ड ढंग से समझ सकें, उसके कौन सा सारे चैप्टर्स को कौन सा रीड आउट कर सकें। इसी में देखें अपन कौन सा नेक्स्ट जो आपके आ रहा है वो है इनकम को लेकर। इनकम किसे कहें, इनकम इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम आर डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। रेवेन्यू से इनकम का मतलब डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है। रेवेन्यू अलग है और इनकम अलग है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस आपके कौन सा इज कॉल्ड रेवेन्यू। अगर आपने जो गुड्स सोल्ड किया है, सर्विस दी है, और उससे जो पैसा आ रहा है वो तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। तो फिर इनकम किसको कहें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस, जो भी अपन ने एक्सपेंसेस किया है, और दो द सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। इट्स एक्सप्रेस इट आपके कौन सा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। देखें बिजनेस की डे रूटीन की एक्टिविटी में जो आपने एक्सपेंसेस करके आपके रेवेन्यू जनरेट करी है, तो उस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है उसी को यहां पर क्या नाम दिया गया, इनकम का नाम दिया गया। अगर बिजनेस की रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो उसका बैलेंसिंग अमाउंट ही क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। तो इनकम का मतलब क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस।
उस डिफरेंस अमाउंट को ही अपन ने क्या नाम दिया है, इनकम। अब इसी के अंदर एक सिमिलर वर्ड आ रहा है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट किसे कहें? द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेज ऑफ बिजनेस एंटिटी फॉर अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी आपके आइदर भी आपके कौन सा ग्रॉस प्रॉफिट और कौन सा नेट प्रॉफिट, दो कैटेगरी के अंदर अपन बांटते हैं। तो अगर आपकी कौन सा रेवेन्यू में से बिजनेस के टोटल एक्सपेंसेज अपन माइनस कर दें, तो उस केस में जो रिमेनिंग अमाउंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, आपके प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को अपन ने दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। पहले ग्रॉस प्रॉफिट को समझते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? द डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू and the cost of goods sold or service rendered is called as a gross profit। अगर आपने सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दिया है तो जो डिफरेंस अमाउंट निकलेगा वो आपके क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। तो सारे एक्सपेंसेस नहीं, केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आने वाले सारे एक्सपेंडिचर्स कॉस्ट को अगर अपन कौन सा रेवेन्यू में से माइनस करें तो वो आपका अमाउंट क्या कहलाता है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। अब उसके बाद निकलता है नेट प्रॉफिट। इफ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कौन कौन से होते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, फाइनेंसिंग, इन सारे एक्सपेंसेज को अगर अपन काउंट कर लें तो ये बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज कहलाते हैं। और नॉन आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को भी इसमें अपन इंक्लूड कर लें और ग्रॉस प्रॉफिट में से इन सब एक्सपेंसेज को अगर माइनस कर दें तो बैलेंस जो अमाउंट बचेगा वही अमाउंट क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। इफ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज एंड अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज आर डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट एंड द अदर इनकम, इफ आपके एनी आर एडेड, इट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। इट इज फाइनली एडेड टू द कैपिटल ऑफ द कौन सा, ओनर्स। बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है वो ओनर की कैपिटल में क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, क्योंकि उसी को ये रिसीव करने का राइट्स है। और इस प्रॉफिट की वजह से ओनर की कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है। इस कारण से उसको क्या करते हैं, अपन ऐड कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, तो इसको अपन समझें तो अपन नॉर्मल केस में अपन यूं भी समझते हैं कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं उनको अगर अपन आपके रेवेन्यू में से माइनस करें तो क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज और आपके नॉन ऑपरेटिंग आपके और एक्सपेंसेज और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का भी एडजस्टमेंट कर लें तो जो रिमेनिंग आपका अमाउंट निकलेगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को अपन किसके अंदर एड ऑन करेंगे, कैपिटल के अंदर ऐड किया जाता है। On the other hand, total expenses exceed revenue. It is a net loss and it is finally deducted from the capital of the owner. अगर उल्टा हो जाए कि सारे एक्सपेंसेज का जो टोटल है वो आपके रेवेन्यू से ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट नेट लॉस कहलाएगा। और ये नेट लॉस किसमें से माइनस करेंगे, कैपिटल में से माइनस किया जाएगा। इन सब का प्रैक्टिकली जब आप पोर्शन करेंगे तब और आपको इसका मीनिंग क्लियरिफाई होगा। बट अभी डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कंटेंट ही अगर आप याद रखते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। अब इसी में एक और टर्म समझते हैं, गेन। ये गेन का मतलब क्या है? गेन आर द प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन विच आर इंसिडेंटली टू द बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, profit earned on sale of fixed assets, sale of investment. The profit in the nature of gain are of आपके irregular और नॉन रिकरिंग नेचर। देखो जो गेन है वो क्या है, प्रॉफिट जो है बिजनेस का, जो प्रॉफिट वो तो रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है। बिजनेस की ऑपरेशन की जो रेगुलर एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पर हो रही है उससे अर्न किया गया प्रॉफिट है। बट जो गेन है वो इरेगुलर एक्टिविटी से अर्न किया गया आपके कौन सा प्रॉफिट है, उसको अपन ने क्या नाम दिया है, गेन। जैसे कोई बिजनेस की एसेट्स आपने सोल्ड करी है, उसमें अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है तो वो गेन की कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था और कई सालों बाद आप इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं,
उसमें प्रॉफिट हुआ है, वो आपके क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। तो ऐसा प्रॉफिट जो इर्रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है वो तो गेन है, और ऐसा प्रॉफिट जो रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। बस यही चीज अपन को डिफरेंस के रूप में अपन को समझनी है। नेक्स्ट देखें लॉस के बारे में। एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर रेवेन्यू ऑफ ए बिजनेस एंटिटी फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म एज लॉस। अभी अपन ने नेट लॉस के बारे में समझा। द ओनर कैपिटल इज रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द कौन सा लॉस। अगर बिजनेस के एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा है तो डिफरेंस अमाउंट लॉस है, और ये लॉस की वजह से बिजनेस की कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है। अभी मैंने आपको आगे समझाया था द टर्म लॉस इज आल्सो यूज इन अदर आपके कॉन्टेक्स्ट। इट्स रेफर टू सच एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस फॉर विच नो बेनिफिट इज रिसीव्ड बाय द फर्म। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ गुड्स बाय आपके फायर, एक्सीडेंट और थेफ्ट। लॉस की वजह से बिजनेस के अंदर किसी भी प्रकार का बेनिफिट रिसीव नहीं होता है। तो इसके अंदर यही चीज समझाई गई है जो कि अपन ने अभी समझा कि लॉस की वजह से बिजनेस को कोई भी बेनिफिट रिसीव नहीं होता। इसी में नेक्स्ट दे रखा है कि एक्सपेंसेज आर इनकर्ड बाय द एंटिटी टू जनरेट रेवेन्यू व्हाइल लॉस डू नॉट जनरेट एनी रेवेन्यू। फॉर इंस्टेंस बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एंड डेप्रिसिएशन आर एक्सपेंसेज व्हाइल लॉस बाय द फायर और थेफ्ट इज अ लॉस। देखें जो लॉस है वो बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार की इनकम को जनरेट नहीं करता है। तो लॉस की वजह से ना तो बिजनेस से कोई इनकम जनरेट हो रही है या उसकी वजह से हमको कोई बेनिफिट रिसीव्ड हो रहा है। तो ऐसे ही जितनी भी एक्टिविटीज हैं या जितनी भी आपके कौन सा ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब को अपन ने कौन सा लॉस माना है। अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डेप्रिसिएशन, ये लॉस होते हुए भी अपन एक्सपेंसेस के रूप में ट्रीट करते हैं क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर बिजनेस के अंदर होते रहते हैं। ये रेगुलर एक्टिविटी का पार्ट है, इस कारण से इसको अपन एक्सपेंसेस ट्रीट करते हैं। और लॉस की कैटेगरी में हम उन ट्रांजेक्शन्स को यहां पर कौन सा मेंशन कर रहे हैं जिनकी वजह से न तो हमारे को कोई बेनिफिट रिसीव्ड हो रहा है, न जिनकी वजह से कोई इनकम जनरेट हो रही है। तो ऐसे जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके एग्जाम्पल हो गया कि जैसे बिजनेस में आपके आग लगने से लॉस हो गया, या कोई थेफ्ट ने चोरी कर लिया उसकी वजह से लॉस हो गया, या एक्सीडेंट की वजह से या किसी नेचुरल कॉज की वजह से अगर बिजनेस को कौन सा कोई लॉस हुआ है तो वही इस कैटेगरी के अंदर अपन कौन सा मेंशन करते हैं। तो ये सारी अकाउंटिंग टर्म्स जो हम लोगों ने आज देखी हैं काफी इंपोर्टेंट हैं। इनको एक दो बार आपको वापस से वीडियो आपके कौन सा देखना पड़ेगा क्योंकि एक बार के अंदर इतना क्लियर नहीं होगा। सेकंड टाइम में 101% आप लोगों को कौन सा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ताकि इनका एप्लीकेशन जब भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर आएगा आप कॉन्फिडेंटली कौन सा कर सकेंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो आपके कौन सा प्रैक्टिकल पोर्शन की है। थ्योरी का पोर्शन में थोड़ा ब्रेकअप कर रहा हूं, फिर बीच में आपके कौन सा वापस थ्योरी का पोर्शन लेंगे, पर अभी एक प्रैक्टिकल पोर्शन अपन पढ़ेंगे ताकि अपन को कौन सा जितनी भी टर्म्स की अपन ने ये अभी वीडियोस देखी हैं उनकी बेसिस पर एक प्रैक्टिकल पोर्शन में आपका ले रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो नेक्स्ट वीडियो अकाउंटिंग इक्वेशन को लेकर मैंने प्रिपेयर करी है कि अकाउंट। थैंक यू।